हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रुप मंत्रा। ग्रुप मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज है हमारी एक नई क्लास ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन की, जो कि हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि हमारे सीटेट में ईवीएस में एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट आता है। तो उसी क्रम में आज हम अपनी सीटेट जुलाई 2023 के लिए ईवीएस की क्लास 14 कवर करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, अब तक हमने अपनी 13 क्लासेस कवर कर ली हैं। आज ये इसकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक क्लास और होगी और उसका हमारा ईवीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी क्रम में आज हम करने वाले हैं चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो चलते हैं अपने इस आज के सेशन की ओर। इस क्लास को हम अपने 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो आज इसका पार्ट 1 कवर करेंगे, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे बिंदुओं को शामिल किया है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। थिंग्स वी मेक एंड डू यानी कि चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण कुछ बिंदु जो चीजों को कुछ बनाने करने से संबंधित हैं, जो और एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस भी ड्राफ्ट करते हैं। तो उन्हीं की तरफ आज का हमारा पहला बिंदु हम चर्चा करेंगे। पहला है साथियों ब्रेल लिपि। जी हां साथियों, सीटेट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, या कह लीजिए हर बार आता है, क्योंकि अब तो हमारी परीक्षा भी ऑनलाइन है, तो इतने सारे सेट बनते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब क्वेश्चन छूट जाए किसी भी टॉपिक में। तो उसी में हमारा एक क्वेश्चन बनता है ब्रेल लिपि में। तो जानते हैं साथियों, तो ब्रेल लिपि क्या है? तो ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल ने विकसित की थी। किसने की थी? लुईस ब्रेल ने विकसित की थी। ये कहां के थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। लेकिन ये है क्या? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये फ्रांस के रहने वाले लुईस ब्रेल इन्होंने ब्रेल लिपि की रचना की है, इन्होंने बनाया। एक्चुअल में ये एक प्रकार का तरीका है। किसका तरीका है? कि जो अंधे लोग होते हैं, यह लिपि अंधे लोगों के पढ़ने का एक खास तरीका है, जिसमें इसमें छू करके पढ़ा जाता है। पिक्चर में आप देख रहे हैं लुईस ब्रेल है, और ABCDEFGH इनको किस प्रकार से पढ़ा जाता है। जो सभी आप में देख रहे हैं कि 6 बिंदु हैं प्रत्येक लेटर के नीचे, और जिनमें कुछ डार्क हैं, कुछ हल्के हैं। तो उसी के आधार पर पढ़ा जाता है। अभी आगे इसी चीज को जानेंगे। इसमें मोटे कागज का प्रयोग किया जाता है, जिस पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर उभारा या लिखा जाता है। यह लिपि 6 बिंदुओं के आधार पर बनाई जाती है। साथियों, एक एक बिंदु इसका महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीटेट में कूट वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको वो कंफ्यूजन कर देगा कि 4 बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं, 2 बिंदु होते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, एक एक बात को बहुत अच्छे से सुनना और याद रखना है। तो यह लिपि 6 बिंदुओं के आधार पर होती है। जो आपको इनमें पिक्चर में बिंदु काले काले दिख रहे हैं, इसका मतलब है ये उभरे हुए हैं, और इन्हीं की मदद से अंधे व्यक्ति पढ़ पाते हैं। कैसे पढ़ पाते हैं? कि उन उभरे हुए अक्षरों पर ये अपनी उंगलियों को फेर फेर कर देखते हैं, और ये प्रत्येक वर्ण की या प्रत्येक संख्या की अपनी एक निश्चित उभरी हुई आकृतियों के आधार पर उनको याद कर लेते हैं कि 3 बिंदु उभरे हुए हैं, कि 2 बिंदु उभरे हुए हैं, कि 1 बिंदु उभरा हुआ है। और इसके आधार पर वो उनको छू कर पता कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि यहां पर क्या लिखा है। तो इन बिंदुओं के उभरे होने के कारण इन्हें छू कर पढ़ाई की जा सकती है या पढ़ाई की जाती है। ब्रेल कागज पर क्या लिखा है, यह जानने के लिए ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ाई की जाती है। और साथियों, इसी क्रम में वर्तमान में ब्रेल लिपि को अब कंप्यूटर का प्रयोग करके भी लिखा जा सकता है, और इसी प्रकार से हाथों में कुछ सेंसर आदि लगाते हुए भी हम अपनी जानकारियों को, अपनी जो भी चीजें हैं उनको कंप्यूटर पे अंकित भी कर सकते हैं, और कंप्यूटर के माध्यम से ब्रेल लिपि आदि को विकसित भी किया जा सकता है। तो ब्रेल लिपि बिल्कुल याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हमारे परीक्षा में। इसी क्रम में साथियों अगला बिंदु है भीमा संघ। भीमा संघ क्या है? तो भीमा संघ जो है वो कर्नाटक के होलगुंडी गांव में, जी हां साथियों, कर्नाटक के होलगुंडी गांव में एक खास तरह की पंचायत होती है, जिसे क्या कहा गया है? भीमा संघ कहा गया है। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में एक खास तरह की पंचायत है, जिसे भीमा संघ कहा गया है। और इसकी एक विशेषता है कि इसकी एक खास बात है कि इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी शामिल होते हैं। तो उसी को कहा गया है, हमारा भीमा संघ कहा गया है। तो भीमा संघ कर्नाटक के होलगुंडी गांव में एक खास तरह की पंचायत है, जिसमें बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शामिल होते हैं। अगला है कालबेलिया। कालबेलिया क्या है? तो
कालबेलिया की अगर हम बात करें तो कालबेलिया सपेरों की जाति के लोगों को कहा जाता है। कालबेलिया कौन है? जो सपेरों की जाति के लोग हैं उनको कालबेलिया कहा जाता है। ये लोग सांपों को अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भेंट करते हैं। एक्चुअल में इनका काम सांपों से ही है। इनको अपना परिवार पोषण, गुजारा, सब कुछ सांप के खेल और आदि सांप से संबंधित जो भी चीजों से संबंधित लाभ हो सकते हैं उनके माध्यम से ही करना होता है। तो इनका सारा खेल सांपों से ही है और वह अपनी विरासत भी सांप को ही मानते हैं और अपनी बेटियों की शादी में भी तोहफे के रूप में क्या देते हैं? सांप भेंट करते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो कालबेलिया सपेरों की जाति के लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। ये लोग सांपों को अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भेंट करते हैं। अगला है साथियों वेलक्रो। सुनने में शायद आपको ये अजीब सा शब्द लगे, नया सा लगे, लेकिन लगभग इससे सभी परिचित हैं। वेलक्रो किसे कहते हैं? तो वेलक्रो साथियों जो है वो क्या है? तो स्विट्जरलैंड के एक व्यक्ति थे जॉर्ज मेस्ट्रल। स्विट्जरलैंड के एक व्यक्ति जॉर्ज मेस्ट्रल ने एक अलग किस्म का बीज देखा। इन्होंने एक बीज को देखा और अच्छे से ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा, जब उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप में गौर से देखा तो उस बीज में छोटे छोटे हुक हुआ करते थे या हुक होते हैं। तो उससे उन्होंने थोड़ा सा और इसको ध्यान फोकस किया तो इन्होंने देखा कि इन हुकों की सहायता से ये बीज जो हैं वो कपड़ों पर चिपक जाते हैं या अटक जाते हैं। इसी से फिर इन्हें एक आइडिया आया कि इन्हीं बीजों से क्या बनाना चाहिए? एक वेलक्रो बनाना चाहिए। तो इनको जो इन बीजों के माध्यम से ही वेलक्रो बनाने का आइडिया सूझा। अब ये वेलक्रो क्या है साथियों? तो वेलक्रो क्या है? अपने आसपास आपने देखा होगा बैग में, जूतों में आदि में, इस पिक्चर में जैसा आप देख पा रहे हैं ऐसी कुछ चीजें होती है जिससे हम उनको बंद करने के लिए उसको चिपका देते हैं और फिर बाद में उसको हटा देते हैं तो चर चर की सी आवाज भी आती है। तो उसी को साथियों हम वेलक्रो के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में उसका नाम क्या है? वेलक्रो। हम कह देते हैं चिटचिटी सी आवाज वाली चटरकनी या भिन्न भिन्न प्रकार से उसके नाम दे देते हैं। तो एक्चुअल में उसका नाम है वेलक्रो, जो कि जॉर्ज मेस्ट्रल ने बनाया एक बीज को देखते हुए कि इस प्रकार से किसी प्रकार की चीज को बनाया जा सकता है जिसको हम बंद करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और जब उसे खोलते हैं तो खोलने पर चरचर की आवाज होने लगती है, जैसा कि हमारे विभिन्न हम चीजों में प्रयोग करते हैं। इसका इस्तेमाल जैसे बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि बनाने में किया जाता है। देख रहे हैं इन जूतों में ये पट्टी से लगी हुई हैं। तो इन्हीं के माध्यम से क्या करते हैं हम, जब जूता पहनते हैं तो इसको खोल देते हैं, पैर अंदर घुसाने के बाद इसको टाइटली बंद कर देते हैं और ये छूटते नहीं है, ना ही हमारे जूते पैर से उतरते हैं। तो इसी प्रकार की चीज को जो आपने देखी है ये रचना, जिसको हम चिपका देते हैं बिना कोई लॉक किए, बिना कोई चटकनी लगाए भी हम उसको पैक कर सकते हैं, उसको एक्चुअल में वेलक्रो कहा जाता है। इन बीजों को घुमक्कड़ बीज भी कहते हैं। ये किसी के भी साथ चिपक जाते हैं। तो याद रखेंगे साथियों वेलक्रो। अगला है साथियों इसी क्रम में नौसेना। नौसेना की परेड की अगर हम बात करें साथियों, ये जो भी हम सभी बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं ये सब सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं और साथ ही हमारे एनसीईआरटी की क्वेश्चंस में, बुक्स में, क्वेश्चंस में या टॉपिक्स में या चैप्टर्स में इनको कहीं ना कहीं कोई स्थान है, वहां इनकी चर्चा की गई है। इसलिए हमारे सीटेट में ईवीएस के पोर्शन में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम इसलिए इन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल यकीन मानिएगा, इनको अच्छे से पढ़िए, आपको एग्जाम में 100% इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। नौसेना की परेड। तो जब नौसेना की परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चला करती हैं। कितनी टुकड़ियां चलती हैं? 4 टुकड़ियां चलती हैं। बिल्कुल साथियों एक एक बिंदु को याद रखना, 4 का मतलब 4 ही याद रखना है। ऐसा नहीं कि हाँ चलती होंगी, ठीक है, क्योंकि सीटेट में वो कई सारे बिंदुओं के फॉर्म में क्वेश्चन देता है, फिर बाद में पूछता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, सारे सही हैं, या एक को छोड़कर सारे गलत हैं। ऐसे इस प्रकार से कूट आदि का निर्माण करता है। तो वहां ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु बन जाते हैं 4, 5, 6, इन सबको बिल्कुल एक्यूरेट टू द पॉइंट हमें याद रखना होगा। तो जब नौसेना की परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चला करती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने आवश्यक हैं। नौसेना की परेड में कुल 36 निर्देश देने आवश्यक होते हैं। इतनी जोर से निर्देश देने पड़ते हैं
ताकि पीछे वाली टुकड़ी के लोगों को भी सुनाई दे और जो मैदान के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं उन्हें भी सुनाई देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हमारी नौसेना की परेड होती है। देखिए आपके सामने कितनी जोर से चिल्ला रहे हैं वहां से, तो इतनी जोर से निर्देश देने पड़ते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोगों को भी सुनाई दे और जो मैदान के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं उन्हें भी सुनाई देना चाहिए। इसी क्रम में साथियों अगला है मिड डे मील, मध्याह्न भोजन भी जिसको कहा जाता है मिड डे मील। तो मिड डे मील क्या है? तो साथियों हमारे भारत सरकार का और प्रदेशों की सरकार का एक मिशन है, एक लक्ष्य है कि हमारे भारत के सभी बच्चों को, जो हमारे देश का भविष्य है, उनको क्या मिलना चाहिए? संतुलित आहार मिलना चाहिए। विशेषकर उन बच्चों को जिनके माता पिता बहुत गरीब हैं या उनके पास प्रॉपर खाने के लिए भोजन या मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है। तो किसी भी प्रकार से हमारे देश का कोई भी बालक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको संतुलित आहार ना मिले। तो पहला कारण यह है मिड डे मील का कि मिड डे मील भारत में सभी बच्चों को संतुलित आहार जो नहीं मिल पाता है, उन बच्चों को संतुलित आहार उपलब्ध कराने का एक विशेष कार्यक्रम है, जिसे हम मिड डे मील या मध्याह्न भोजन के नाम से जानते हैं। और इसका दूसरा कारण है कि हमारे शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनरोल हो और साल भर पढ़ें, किसी भी प्रकार से उनको कोई कमी ना हो। इसलिए सरकार ने प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्तर तक के उन सभी बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको निशुल्क और संतुलित आहार उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम है। क्या? मिड डे मील या मध्याह्न भोजन। मुफ्त संतुलित आहार देने का निर्णय 2001 में किया गया था। जी हां साथियों, 2001 में किया गया था, लेकिन इसको लागू जो किया गया था वो 2004 में लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूल में उच्च प्राइमरी स्तर तक के पढ़ने वाले सभी बच्चों को दोपहर के समय मुफ्त संतुलित आहार दिया जाता है। इसी को हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख ही पा रहे हैं। इसी क्रम में है हमारा अगला है पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल किसे कहते हैं? तो जैसा कि हमने जानवर वाले चैप्टर में भी थोड़ा सा चर्चा किया था और यात्रा में भी हल्की सी चर्चा हुई थी इसी को लेकर के, यहां थोड़ा सा पर्टिकुलर पश्मीना शॉल को जानेंगे होती क्या है। तो साथियों पश्मीना जो है वो दुनिया की सबसे मशहूर शॉल है। क्या है? दुनिया की सबसे मशहूर शॉल है। क्यों है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है या इसका एक गुण विशेष यह है कि इस एक शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी बनती है। अर्थात जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां के लिए ये बहुत लाभकारी है। कम वस्त्र धारण करने पर भी खूब सारी गर्मी शरीर में बनी रहती है या प्रॉपर गर्मी बनी रहती है। और साथियों इसकी एक और खूबी कि 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी इसमें पाई जाती है और मोटी बिल्कुल भी नहीं होती, यानी कि आपको वजन में भी नहीं मरना पड़ता, वजन भी नहीं ढोना पड़ता और इतनी गर्माई एक हल्के से कपड़े से ही मिल जाती है आपको। तो विशेषकर महिलाओं को बहुत खुशी होती है, क्योंकि महिलाओं को कपड़े लादने में बहुत दिक्कत लगती है। तो उसी में उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है कि एक ही शॉल से 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी मिल जाती है और बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं होती, इसलिए इनको ज्यादा बोझ में भी नहीं मरना पड़ता। पश्मीना शॉल, आगे इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। पश्मीना 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाली पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनती है, जिसे अंगोरा गॉट के नाम से जाना जाता है। तो पश्मीना शॉल जो है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाली पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनाई जाती है। वहां पर साथियों सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम चला जाता है, लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है और वहां पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलती है।
उसी क्रम में जानेंगे साथियों और इसकी बात। तो बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल होते हैं जो इन्हें सर्दी से बचाते हैं, और जब गर्मियां आती हैं तो ये बाल झड़ जाते हैं, या फिर वहां के लोग जो इनको पालते हैं वो इनके बालों को काट लेते हैं, और जिससे फिर हमारी पश्मीना शॉल आदि विदिन बहुत सारी प्रोसेसेस करते हुए उसको बनाया जाता है। ये बाल इतने पतले होते हैं कि इन बकरियों के 6 बालों की मोटाई हमारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होती है। यानी कि साथियों इस अंगोरा गॉट की जो बाल की मोटाई है तो उसके 6 बालों को जोड़ना पड़ेगा, जब जाकर के हमारे शरीर के या हमारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर उसकी मोटाई बनेगी। तो 1/6 होती है, यानी कि इनके बालों की मोटाई हमारे सर के बालों की तुलना में। पश्मीना शॉल को इसलिए किसलिए मशीनों से नहीं बनाया जा सकता, क्यों? क्योंकि इसकी मोटाई जो है, थिकनेस, वो बहुत कम होती है। इसकी बुनाई हाथों से की जाती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। एक साधारण पश्मीना शॉल को तैयार करने में बुनकर द्वारा लगभग 250 घंटे लगते हैं, क्योंकि हाथ से करना पड़ता है, बहुत बारीक काम है इसमें। इसलिए एक पश्मीना शॉल को बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। और साथ ही उसी के साथ एक और बात बता देता हूं कि जो पश्मीना शॉल है वो एक महंगा आइटम है, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने जतन करने पड़ते हैं, तो इसलिए एक स्वाभाविक रूप से एक महंगी शॉल भी होती है पश्मीना शॉल। लेकिन वे बहुत ही मशहूर है, क्योंकि इसमें 6 गुना या 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी पैदा करने की क्षमता होती है। अगला है साथियों इसी क्रम में माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग किसे कहते हैं? तो माउंटेनियरिंग का मतलब है जो लोग पहाड़ों पर चढ़ने का काम करते हैं तो उसको माउंटेनियरिंग कहा जाता है। तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए पूरी टीम का एक ग्रुप लीडर होता है। जी हां साथियों, माउंटेनियरिंग लोग जो करते हैं उनमें एक व्यक्ति उनका क्या होता है? ग्रुप लीडर होता है। साथियों इसके एक एक बिंदु को अच्छे से समझना, बहुत बार क्वेश्चन आया है और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वो कई सारे बिंदुओं के रूप में इस पॉइंट में से ईवीएस में क्वेश्चन बनाता है। तो ग्रुप लीडर होता है उसमें चढ़ने के लिए। ग्रुप लीडर की कुछ अपनी जिम्मेदारियां होती हैं जो उसे निभानी होती हैं। एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी यह होती है कि वह ग्रुप के दूसरे लोगों का सामान उठाने में मदद करे। जी हां साथियों, जो नेतृत्व करता है वो खाली नाम को ही क्रेडिट नहीं मिलता, उसको काम भी करने पड़ते हैं। तो उसी में ही एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है कि वह ग्रुप के दूसरे लोगों का सामान उठाने में भी मदद करे। और क्या करना है उसको? यदि कोई व्यक्ति चल नहीं पा रहा है, अगर कोई व्यक्ति चल नहीं पा रहा है तो उसका हाथ पकड़कर उसे पहाड़ पर चढ़ने में मदद करनी है। यदि रास्ते में किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसको वहीं पर रास्ते में रुकने की जगह ढूंढनी पड़ेगी और रुकने की व्यवस्था करनी होगी हमारे माउंटेनियरिंग के संदर्भ में ग्रुप लीडर को। यदि आपका साथी यानी कि जो भी साथी है कोई बीमार पड़ जाता है तो उसका पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए या रखना पड़ता है हमारे ग्रुप लीडर को। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां यही देखना है कि सभी के लिए खाना पीना है या नहीं, अगर नहीं है तो इसका इंतजाम करना चाहिए। तो माउंटेनियरिंग से संबंधित ये बात हुई, तो हमने जो जानी तो माउंटेनियरिंग पे क्वेश्चन बनता है, तो साथियों बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। जंगल अधिकार कानून 2007। जी हां साथियों, जंगल अधिकार कानून 2007 क्या कहता है? तो आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाने के लिए जंगल अधिकार कानून 2007 बनाया गया। जो आदिवासी लोग होते हैं जो जंगल में रहते हैं उनको जंगल की उस भूमि का अधिकार मिल सके, वह अपना उसको अपनी पूंजी के रूप में प्रयोग कर सकें, आदि आदि संबंधित जो उनको हक दिलाए गए वो जंगल अधिकार कानून 2007 के द्वारा दिलाए गए। उसी को हम कहते हैं जंगल अधिकार कानून 2007, जो कि आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाने के लिए बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत यह कहा गया कि जो लोग, जी हां साथियों, जंगल कानून अधिकार 2007 क्या कहता है कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहते आ रहे हैं
और वहीं पर अपनी खेती बाड़ी जो भी चीजें कुछ करता आ रहे हैं, वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो जंगल में पैदा होने वाली चीजें जो हैं उन सभी पर उन्हीं लोगों का हक होगा। जी हाँ साथियों, जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहते आ रहे हैं, उनका वहां के जंगल और उस जंगल में पैदा होने वाली चीजों पर पूरा हक बनता है। यही हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007 कहता है। और साथ ही इनको एक और बात कही गई कि इन लोगों को जंगल से दूर ना किया जाए। क्या नहीं किया जाए? जंगल से दूर ना किया जाए, और जंगल को बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो जंगल के संदर्भ में इनको दूर भी नहीं करना है, सारी चीजों इनका अधिकार होगा, और जो बचाने का भी काम है वो भी इन्हीं की जो ग्राम सभा है, जो लोग हैं, इनके द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसी क्रम में साथियों अगला बिंदु है चेराव। चेराव क्या है? तो चेराव के संदर्भ में पहले हम थोड़ा सा एक बात जानेंगे कि साथियों मिजोरम में जो मुख्य फसल है वो चावल की है। भारत का 7 सिस्टर्स में शामिल एक प्रदेश मिजोरम, उसमें चावल की फसल मुख्यतः मानी जाती है, यानी कि मिजोरम में मुख्य फसल चावल की होती है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से ही जुड़े हुए हैं, यानी कि लगभग मिजोरम की 75% जो पॉपुलेशन है वो किससे कनेक्टेड है? वो जंगल से ही कनेक्टेड है। अर्थात वहां पर जंगल ज्यादा हैं और लोग जंगलों में ज्यादा रहते हैं। कनेक्टिंग विद फॉरेस्ट। इसी में और थोड़ा जानेंगे। जब साथियों यहां मिजोरम में इसकी फसल पक जाती है तो गांव में एक बड़ा सा त्योहार मनाया जाता है। जैसे असम में चावल की फसल पकने पर बिहू मनाया जा रहा था, उसी प्रकार से हमारे मिजोरम में भी जब चावल की फसल पक जाती है तो गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सभी लोग इसमें साथ में मिलकर खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं और खूब मजे से नाचते गाते हैं। उसी से संबंधित हमारा होता है एक डांस। जब इसमें ये अपना इस त्योहार को बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपनी इस फसल की खुशी को, तो जो लोग उस समय डांस करते हैं उसको ही चेराव कहते हैं। यहाँ के लोग जो नाच करते हैं, जो डांस करते हैं, उसको चेराव के नाम से जाना जाता है। इस नाच में 2-2 लोगों की जोड़ी बनती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये जोड़ियां जमीन पर आमने सामने बैठती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं लोग बैठे हुए हैं, और इनके हाथ में बांस की डंडियां हैं, जैसा कि आप ये भी देख पा रहे हैं। तो इस नाच में 2-2 लोगों की जोड़ी बनती है। ये जोड़ियां जमीन पर आमने सामने बैठती हैं और इनके हाथ में बांस की डंडी होती हैं। ढोल की ताल पर इस प्रकार से, और देखिए गौर से, उसी प्रकार को, इसी चित्र को और अच्छे से दिखाया जा रहा है इसमें। तो ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन में पीटा जाता है। डंडियों के बीच में लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं, जैसा कि ये बच्चे कूद रहे हैं, और उसी प्रकार से उसको वो नाचते हैं, और उसी को चेराव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चेराव के नाम से जाना जाता है। तो चेराव साथियों क्या है? हमारा मिजोरम की मुख्य फसल चावल के पकने पर बनाए जाने वाले त्योहार या खुशी के संदर्भ में किए जाने वाला एक नृत्य है, जिसको हम चेराव के नाम से जानते हैं। तो साथियों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। वैसे आपके हमें कमेंट्स मिल रहे हैं बराबर, और कुछ बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कनेक्ट हो रहे हैं और वहाँ पर आकर के कमेंट कर रहे हैं और अपनी बातें बता रहे हैं। तो हालांकि माहौल सकारात्मक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगती है, कोई आपका सुझाव है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं। हम बिल्कुल उसमें सुधार करने का या जो भी चीज़ें हैं उनको और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चों का सवाल है कि हमें इन टॉपिक्स की PDF कैसे मिलेगी, हमें अगर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आप
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हो, वहाँ पर अपने नाम से मैसेज छोड़ें और अपना क्वेश्चन छोड़ें या PDF लिख कर छोड़ दें। हम उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे और आपको PDF प्रोवाइड कराने का तरीका बता देंगे। तो चलते हैं साथियों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।